Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यूक्रेन के वहाँ पे इंडियन पीएम सर के द्वारा विजिट किया गया। विजिट के जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आप देखिए कि यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। 2022 के समय रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो किया गया। आप देखिए कि अटैक के बाद से रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, वहाँ पे रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो प्रपोजल्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो क्यों किया गया था। एक तो बेसिकली नाटो का जो एक्सपेंड है वो होना, वो एक मेन रीजन है। नाटो बेसिकली जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज है उनका आपको एक डिफेंस का जो ब्लॉक है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि 1948 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। और नाटो का आप देखिए कि नाटो का जो ट्रीटी है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। अगर एक भी किसी कंट्री है जो इसका मेंबर है उसके ऊपर अटैक होता है तो कलेक्टिव जो डिफेंस है वो किया जाएगा सभी कंट्रीज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, नाटो का एक्सपेंड एक मेन रीजन है। इसके अलावा आप देखिए कि ब्लैक सी का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में, उसका जो कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी है उसको अचीव किया जाए रसिया के द्वारा, तो वो भी आपको एक मेन रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक सी को एक्सेसिबिलिटी को क्यों अचीव करना था रसिया के द्वारा, उसके बिहाइंड में रीजन्स ये हैं कि रसिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, रसिया का जो फार ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे जो पोर्ट सिचुएटेड हैं वो पोर्ट्स आप देखिए कि ईयर के अंदर में कुछ समय के रिगार्डिंग में उनका जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हार्श जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर का जो कंडीशंस है वो हार्श होने की वजह से विंटर के समय में उन पोर्ट्स का जो एक्सेसिबिलिटी है वो रसिया के लिए आप देखिए कि नहीं अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से रसिया के द्वारा 2014 के समय आप देखिए कि ब्लैक सी के अंदर जो सिचुएटेड क्रीमियन पेनिनसुला है उसको अनेक्स किया गया था। उसके बाद से रसिया को जो पहले G8 नाम का ग्रुप हुआ करता था उससे आप देखिए कि उसको बाहर किया गया था, एग्जिट कर दिया गया था। और उसके बाद से कंटिन्यूस आपको G7 है वो देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये तो रीजन्स के बारे में हुआ यहाँ पे कि रसिया के द्वारा जो अटैक किया गया उसके बिहाइंड में क्या रीजन्स थे। उससे पहले आप देखिए कि जब क्रीमिया को अनेक्स किया गया था तो उसके बाद से आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन है यूरोप का, जिसके थ्रू नेगोशिएशन है, मिन्स्क ग्रुप है, उसके थ्रू जो नेगोशिएशन है वो करवाया गया था जिससे कि रसिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, रिसेंटली अगर हम डिस्कस करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर में एक जो पीस मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया के द्वारा भी अपने जो डेलीगेशन है उनको सेंड किया गया था स्विट्जरलैंड का जो पीस समिट है उसके रिगार्डिंग में, कि किस तरीके से पीस को वहाँ पे रिस्टोर करना है। अगर हम इंडियन पीएम सर का जो विजिट है उसके बारे में डिस्कस करें तो इंडियन पीएम सर के द्वारा भी आप देखिए कि पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी के बारे में डिस्कस किया गया कि पीस प्रोसेस ही वो है जिसके थ्रू यहाँ पे कोई भी जो डिफरेंस है उनको रिजोल्व किया जा सकता है डायलॉग के थ्रू में। आप देखिए कि वॉर किसी भी जो कन्फ्लिक्ट है उसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पीएम सर के द्वारा कंटिन्यूअस जब रसिया का जो विजिट है उसके लिए गए थे तो वहाँ पे भी यही स्टेटमेंट था। और आप देखिए कि यूक्रेन के यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट है। इंडिया हमेशा आपको जो पीस का प्रीचर के रूप से या पीस का जो फाउंडर है उसके रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जब वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था हमारे इंडिपेंडेंस के समय में, तो आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडियन जो उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा नेम का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि किसी भी हम एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे कोल्ड वॉर के दौरान में, तो नेम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जनवरी फरवरी के मंथ के समय में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था अफ्रीका के किसी कंट्री के वहाँ पे। क्या उस कंट्री का नाम स्टूडेंट्स रवांडा है या युगांडा है? किस कंट्री के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था ये आपको वैसे याद होना चाहिए, नेम का मीटिंग कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था। तो बेसिकली आप देखिए कि नेम को इंडिया के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। अभी रिसेंटली जो यूक्रेन का जो विजिट है उससे पहले इंडियन पीएम है पोलैंड की विजिट के लिए गए थे, तो आप देखिए कि वहाँ पे भी यूएन चार्टर है उसके बारे में मेंशन किया गया पीएम सर के द्वारा। यूएन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि जो किसी भी कंट्री का जो टेरिटोरियल सोर्निटी है उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। टेरिटोरियल सोर्निटी के अलावा आप देखिए कि उस कंट्री के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो उनके इंटरनल जो अफेयर्स हैं उनको भी हमें रेस्पेक्ट करना है, उसके अंदर नहीं इंटरवेन करना है। इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक है वो नहीं किया गया है। हमेशा एक पीस का जो फाउंडर है वो आपको देखने के लिए मिलता है।
पीएम सर के द्वारा तो लॉर्ड जो बुद्धा हैं उनको भी मेंशन किया गया कि हम बुद्ध का जो भूमि है उससे आते हैं, वो और हमारे लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, वो नहीं है किसी भी डिफरेंस को के रिगार्डिंग में। डायलॉग ही ओनली एक यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके रिगार्डिंग में आपको आर्टिकल 352 के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है। जो नेशनल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, वॉर है, एग्रेशन है किसी कंट्री के ऊपर, आप देखिए कि वॉर के रिगार्डिंग में इंडिया के द्वारा कभी भी जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपको उसका जो डिक्लेरेशन है या उसका जो इम्पोज है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 352 के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी होना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे इंटरनल जो इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था 1975 के समय में, तो आप देखिए कि कैबिनेट से जो कंसल्ट है वो नहीं किया गया था। काफ़ी बार हम कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में रीड करते हैं। तो आर्टिकल 352 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कैबिनेट वर्ड है वो यहीं पे ही मेंशन है। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट वर्ड का जो मेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। इंटरनल जो डिस्टरबेंस के रिगार्डिंग में, या देखिए कि जो हमारा इंटरनल वे में जो इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है उसके रिगार्डिंग में भी जो अमेंडमेंट है उसको इम्पोज किया गया है आर्टिकल 352 के अंदर में। और जब भी आप देखिए कि स्टूडेंट्स इमरजेंसी को यहाँ पे इम्पोज किया गया 352 के थ्रू में, तो कभी भी इंडिया के द्वारा वॉर के पर्सपेक्टिव से जो इमरजेंसी है उसको नहीं डिक्लेयर किया गया है। इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया गया। बट आप देखिए कि किसी अगर कंट्री के द्वारा अटैक किया जाएगा तो इंडिया के द्वारा अपना जो टेरिटरी है उसको तो डिफेंड किया जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। तो जब भी आपको इमरजेंसी का इम्पोज आपको देखने के लिए मिलेगा तो बेसिकली डिफेंड के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे अटैक कभी भी इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है। अगर हम बात करें यूक्रेन और इंडिया के बारे में, तो 1991 के समय यूक्रेन के द्वारा अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप से डिक्लेयर किया गया। उस 1991 के इंडिपेंडेंट स्टेट के डिक्लेरेशन के बाद में किसी इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर है या इंडियन पीएम है उनका फर्स्ट विजिट है, आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे। यूक्रेन का जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इसके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं, यहाँ पे आप देखिए कि डिस्कस करते हैं इसको रफ करके। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये यूक्रेन है, सपोज कीजिए ये यूक्रेन है। यूक्रेन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको नॉर्थर्न या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे आपको बेलारूस नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वेस्टर्न जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के ऊपर 3 कंट्री हैं वो सिचुएटेड हैं। वेस्टर्न पार्ट के ऊपर एक तो आपको पोलैंड सिचुएटेड है जहाँ पे इंडियन पीएम विजिट के लिए गए थे। यूक्रेन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो प्रेजेंट समय में एक्सेसिबिलिटी के फेज के अंदर नहीं है। तो पोलैंड से ही जो ट्रेन का विजिट है उसके थ्रू पीएम सर के द्वारा यूक्रेन पे वहाँ पे जो अपना विजिट है उसको कंप्लीट किया गया। तो पोलैंड है वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे। स्लोवाकिया नाम का जो कंट्री है, स्लोवाकिया भी सिचुएटेड है। और आप देखिए कि हंगरी नाम का जो कंट्री है वो भी वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। यूक्रेन का जो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे आपको रोमानिया है और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। रोमानिया और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट के यहाँ पे है। आप देखिए कि रोमानिया है, रोमानिया के अलावा मोल्दोवा है। इसके अलावा आप देखिए कि मोल्दोवा के अलावा अगर हम डिस्कस करें सदर्न पार्ट के अंदर आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है, ब्लैक सी। ब्लैक सी यहाँ पे जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए ब्लैक सी है, यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला सिचुएटेड है। क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स किया गया था रसिया के द्वारा 2014 के समय में। ब्लैक सी को आप देखिए कि यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला के द्वारा एक डिफरेंट वाटर बॉडी है जिसको कि हम बेसिकली यहाँ पे सी ऑफ अजोव के नाम से जानते हैं। सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम जानते हैं कर्च स्ट्रेट के रूप से। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम ब्लैक सी के बारे में डिस्कस करते हैं तो ब्लैक सी का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे भी काफ़ी सारा जो स्टेट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। बोस्फोरस स्टेट है, तीन चार जो स्टेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो किस वाटर बॉडी को कौन सा स्टेट है वो कनेक्ट करता है ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। इसके बारे में जब भी आप रीड करो, इसका जो अपने एटलास के अंदर में इसकी लोकेशन को देखिए, इसको मार्क कीजिए, क्योंकि आप देखिए कि ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर मेंशन है ये लोकेशन। रशिया के जो यूक्रेन के जो प्लेसेज हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडियन जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा 4 एग्रीमेंट्स हैं उनको भी साइन किया गया है।
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का एग्रीमेंट है, हाई कैपेसिटी बिल्डिंग की रिगार्डिंग में, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड की रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन है उसको डिस्कस किया गया, और ड्रग का जो क्वालिटी एंड रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग में भी जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं। ट्रेन के थ्रू इंडियन जो पीएम है वो विजिट के लिए गए। मोहनदास करमचंद गांधी हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर के एक मेन इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके द्वारा फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में आप देखिए कि सभी पर्सन्स को जोड़ा गया था। उनके द्वारा हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो आपको इंक्लूसिव फ्रीडम मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। इंक्लूसिव फ्रीडम मूवमेंट किस तरीके से, जो हमारे लेबरर्स जो हुआ करते थे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, सभी लोगों का आप देखिए कि जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो एंट्री है वो आपको मोहनदास करमचंद गांधी के थ्रू ही देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो रिसेंटली एक मूवी है RRR नाम का एक मूवी है, आप देखिए उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू, नाटू नाटू सॉन्ग है, जिसको कि ऑस्कर का जो अवार्ड है वो भी आपको मिला था। तो आप देखिए कि जिस जहाँ पे इस सॉन्ग को शूट किया गया है वो बेसिकली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट का जो प्लेस है उसके नाम से उसको जाना करते हैं। तो ये यूक्रेन के बारे में हुआ, मिन्स्क ग्रुप है, पीस रिस्टोरेशन है, भगवान बुद्ध का जो हमारा लैंड है उसके बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया। इन सभी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आप देखिए कि भगवान बुद्ध के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में मेंशन किया गया है। लॉर्ड बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, जन्म आपको देखने के लिए मिलता है लुम्बिनी नाम की एक जगह है जो प्रेजेंट समय में कहाँ पे है, नेपाल के वहाँ पे। अब आप देखिए कि जो लुम्बिनी है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है पोखरा नाम की जगह। पोखरा एक टूरिस्ट प्लेस है नेपाल के वहाँ पे, जहाँ पे नेपाल के द्वारा आप देखिए कि एक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप किया गया है, और इंडिया से जो इंडियन एयर स्पेस है वो अलाउ किया जाए नेपाल को, जिससे कि वहाँ पे जो प्लेन्स है उनका एंट्री हो सके, और आप देखिए कि टूरिस्ट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो वहीं पे ही बस के रूट के थ्रू इंडिया के द्वारा भी जो स्पेस है, जो एयर स्पेस है वो अलाउ नहीं किया गया है। तो बस के लिए हमारे कुछ जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे विजिट के लिए गए थे। नेपाल के एक रिवर के अंदर बस गिरने की वजह से कुछ पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। अगर हम रिवर का जो नेम है उसके बारे में डिस्कस करें तो मार्सियांडी नाम का है उस रिवर का जो नाम है। आप देखिए कि नेम लिटिल बिट डिफिकल्ट है, आपको जो नाम है वो जरूर से पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अभी रिसेंटली बांग्लादेश के द्वारा भी अपना जो उनका जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि गुमती नाम का जो नदी है उसके अंदर फ्लड का सिचुएशन के रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए गए थे। फिर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको डिनाई किया गया कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई जो एक्सेस वाटर है वो नहीं रिलीज किया गया है, टू मच हैवी रेनफॉल की वजह से वो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये रिवर है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि मार्सियांडी यांगदी नाम का इस रिवर का जो नेम है वो है जो नेपाल के वहाँ से फ्लो करता है पोखरा के वहाँ पे, और पोखरा के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वो सिचुएटेड है। भगवान बुद्ध के द्वारा आप जो ज्ञान का जो प्राप्ति है, एनलाइटमेंट है, वो कहाँ पे हुआ था। एनलाइटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है गया के वहाँ पे। गया के बाद में आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो फर्स्ट सेरेमन है वो कहाँ पे दिया गया था, जो आपको सारनाथ के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इनका जो आपको जो महापरिनिर्वाण है, जो डेथ है, वो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कुशीनगर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो बेसिकली आपको प्रेजेंट समय में हमारे प्लेन्स के जो एरिया हैं, भगवान बुद्ध का जो मेन वर्क है वो आपको प्लेन्स के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट जो ओरिजिनल जो जन्म है वो प्रेजेंट समय में नेपाल का जो लुम्बिनी नाम की जो जगह है वहाँ पे है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सेबी के बारे में है। सेबी आप देखिए कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में था सेबी। तो अगर हम बात करें सेबी के ही पर्सपेक्टिव से 1992 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हाँ, अभी प्रेजेंट समय में कुछ पर्सन्स हैं उनको इनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट्रिक्ट क्यों किया गया है सेबी के द्वारा, क्योंकि बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा डाइवर्जन ऑफ फंड है, कुछ फंड का जो डाइवर्जन है वो किया गया। और डाइवर्जन ऑफ फंड के अंदर में कुछ पर्सन्स हैं जो यहाँ पे प्रमोटर हैं किसी कंपनी के, या उनको जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिला है। तो कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग में सिक्योरिटीज का जो परचेज एंड बाई एंड सेल के रिगार्डिंग में कुछ पर्सन्स हैं जिनको कि सेबी के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया गया है कुछ ईयर्स के पर्सपेक्टिव से, कि आपके द्वारा जो सिक्योरिटी है उसको नहीं परचेज किया जा सकता। आपके द्वारा इस तरीके से फंड का जो डाइवर्जन है वो किया गया है, जिससे कि जो कुछ प्रमोटर्स हैं उसको यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो मार्केट के अंदर में कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसको 1992 के समय सेटअप किया गया था, उनका जो एक्ट है उसके थ्रू में
तो ये सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें तो ये आप देखिए कि एनसीसी के पर्सपेक्टिव से है। एक एनसीसी का जो फेक जो कैंप है वो सामने आया है, और आप देखिए कि वहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड है उसके अगेंस्ट में बेसिकली कुछ हरेसमेंट है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी का ये केस है, बट हमारे एग्जाम के पर्पज से तो आपको एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम एनसीसी के जो ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जो स्कूल एंड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिसिप्लिन या पेट्रियोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करने के रिगार्डिंग में 1917 के समय में 1917 का एक डिफेंस एक्ट है कॉलोनियल एरा के समय का, उसी के थ्रू इसको आप देखिए कि बेसिकली सेटअप किया गया था। बट इंडिपेंडेंस के बाद में अगर हम कंप्लीट जो एनसीसी है जो हमारा नेशनल जो क्रेडिट कोर्प्स है उसके अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करें तो एक कमेटी बनता है। हमारे हृदयनाथ कुंजरू नाम के जो पर्सन है, एच.एन. कुंजरू हैं, उनका लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनता है। उसी कमेटी का जो बेसिकली रिकमेंडेशन के बाद में आपको एनसीसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक डीजी हैं, उनके द्वारा इस विंग को हेड किया जाता है। इनके द्वारा हमारी जो ऑल थ्री कोर्प्स हैं, ऑल थ्री जो डिफेंस का जो विंग्स हैं, उनके द्वारा उन ऑल थ्री विंग्स के द्वारा ही आप देखिए कि हमारे जो यूथ है उसको डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर किया जाता है कि वो डिफेंस सेक्टर के अंदर एंटर करें। उसके रिगार्डिंग में उनको बेसिक डिफेंस का जो सर्विस है, बेसिक डिफेंस का जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एनसीसी का स्टूडेंट्स फ्लैग के बारे में कभी आपने अगर फ्लैग देखा होगा एनसीसी का, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको रेड कलर देखने के लिए मिलता है। फिर स्टूडेंट डीप ब्लू कलर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, डीप ब्लू कलर है और ब्लू कलर है। तो बेसिकली हमारी जो ऑल थ्री जो विंग्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है। एक के द्वारा हमारा इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, उनका जो आपको प्रेजेंस है फ्लैग के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो ऑल थ्री विंग ऑफ इंडियन डिफेंस जिनके थ्रू आप देखिए कि एक मिक्स वे के अंदर में हमारे जो स्कूल गोइंग एंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेट्रियोटिज्म के रिगार्डिंग में डेडिकेटेड डिसिप्लिन एंड एनकरेज है वो करने के रिगार्डिंग में एनसीसी का ये कॉन्सेप्ट है। क्या एनसीसी स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो डिफेंस लाइन है उसके रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या हमारे कंट्री का जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है एनसीसी या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है? एनसीसी आपको कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था 2018 के समय में। आप देखिए कि वो टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा जब भी यहाँ पे अगर शॉर्टेज है डिफेंस के अंदर में तो उनको बुला लिया जाता है कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में। 2018 में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, एक एनसीसी कैडेट के द्वारा स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि जो लाइन ऑफ डिफेंस है एनसीसी बेसिकली एनकरेज करता है हमारे जो वॉलंटियर वर्क है उसके रिगार्डिंग में एनकरेज करता है, डिसिप्लिन करने के रिगार्डिंग में है। लाइन ऑफ डिफेंस आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेकेडाटू जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। किस रिवर के ऊपर बना है ये प्रोजेक्ट? कावेरी के पर्सपेक्टिव से है। इसी के वहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको कैरी किया जाए, उसके रिगार्डिंग में जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनको लेटर है वो लिखा गया है वहाँ के जो लोकल निगम है उसके द्वारा। अब आप देखिए कि मेकेदातु प्रोजेक्ट किसके बारे में है? ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया कावेरी रिवर के वहाँ पे। कावेरी रिवर का जो लोअर राइपेरियन स्टेट है तमिलनाडु, उनके द्वारा इसको अपोज किया गया है कि वाटर का जो फ्लो है उसको ये बेसिकली इम्पैक्ट करेगा। बट आप देखिए कि तमिलनाडु को बेनिफिशियल बताया गया है जब डिमांड के समय में इस तरीके से कर्नाटका के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। अब मेकेदातु प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? कावेरी के ऊपर में है। अब आपको इस तरीके से जो डैम्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए मैच द कॉलम के अंदर में कोई डैम है, किस रिवर के ऊपर वो डैम है वो सिचुएटेड है, इस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, यहाँ पे डैम्स को बताया जाए, रिवर्स को बताया जाए। तो जब भी कोई डैम्स मेंशन हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल जो डैम का जो बेसिकली अथॉरिटी जिसको डेवलप किया गया है डैम सेफ्टी एक्ट के थ्रू में, तो उसके बारे में हमने काफ़ी बार आप देखिए कुछ दिन पहले ही हमने रीड किया था। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उसको हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स मलयालम जो मूवीज है वहाँ पे वुमेन्स का जो सिचुएशन है, उनका जो वर्किंग कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में जस्टिस के हेमा का लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बना था। कमेटी के अंदर वहाँ पे काफ़ी कुछ जो अब्यूज़ है उसके बारे में मेंशन किया गया।
तो स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके द्वारा उसका जो इन्वेस्टिगेशन है या जो प्रोब है वो किया जाएगा, उनके द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बेसिकली ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, तो आपको 2019 का जो अमेंडमेंट है उसके बारे में जरूर से पता होना चाहिए। 2019 से पहले आप देखिए कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हेड किया जाता था एक्स सीजीआई के द्वारा। बाद में जो हमारे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर है उनके द्वारा भी हेड किया जा सकता है अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। ऐसा ही स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके रिगार्डिंग में भी अमेंड है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर में जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स के अंदर इन्फ्लेशन आपको देखने के लिए मिलता है उसके बारे में। अब आप देखिए कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं, अगर आप 20 ईयर बैक जो स्टूडेंट्स के बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनको अगर आप कंपेयर करो, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो चिल्ड्रंस के जो बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं कंटिन्यूस। आपको काफ़ी सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे कि 90 प्लस का जो स्कोर है परसेंटेज के अंदर में, ये पहले काफ़ी रेयर हुआ करता था, बट प्रेजेंट समय में काफ़ी कुछ ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे बोर्ड्स के अंदर भी वेरिएशन है, कुछ बोर्ड्स के अंदर जो स्कोर है वो काफ़ी इजी आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ बोर्ड्स के अंदर जो स्कोर है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर कंपेयर किया जाए ओवरऑल चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में। हमारे कंट्री के अंदर 42 आप देखिए कि बोर्ड हैं वो प्रेजेंट समय में है। 42 आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जो बोर्ड हैं, कभी कभी आप देखिए कि ओपन बोर्ड का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड के जो 42 जो बोर्ड्स हैं, बट बोर्ड्स के अंदर में इस तरीके से वेरिएशन है। कहीं पे आप देखिए कि जो 60+ परसेंटेज को स्कोर करने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे नेशनल एवरेज से भी कम है कुछ बोर्ड्स के अंदर में, जहाँ पे आपको बिहार है, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या वहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे वो बच्चे जो पढ़ाई है वो नहीं करते हैं। मतलब आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि हमारे कंट्री के अंदर में कोई एक कंपेरेबल जो स्केल है वो नहीं है कि किस रिलेटिव के बेसिस पे कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं उनको कैरी करना है कि एकेडमिक वे में स्टूडेंट्स का जो डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो क्रेडेंशियल है उसको यहाँ पे जो कंपेयर है वो किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि एक टास्क फोर्स को क्रिएट करने का जरूरत है, सभी बोर्ड्स के अंदर जो मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया जा सके। आप देखिए कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से बोर्ड का जो परसेंटेज है उसके रिगार्डिंग में कॉलेजेस के अंदर एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि नीट का जो कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री के परस्पेक्टिव से, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में है, और नॉर्मल कॉलेज में जो सीयूटी का जो कॉन्सेप्ट को अभी स्टार्ट किया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि इन सभी के रिगार्डिंग में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है डेट मीन्स दा कि जो बेंचमार्क यहाँ पे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन के रिगार्डिंग में बोर्ड के अंदर जो इस्टेब्लिश किया गया था उसका जो कंप्लीटली जो फेलियर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसके अलावा आप देखिए कि एवरी डिस्ट्रिक्ट से कुछ बच्चों का जो सैंपल साइज है जो एनसीईआरटी के द्वारा 10th के जो बच्चे हैं उनका जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसको भी कंडक्ट किया जाता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा। आप देखिए कि एनजीओ प्रथम के द्वारा कौन सा सर्वे कंडक्ट होता है? एसर का जो सर्वे है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो किसके द्वारा होता है? एनजीओ प्रथम के द्वारा। और ये बेसिकली स्कूल आप रूरल एरिया के अंदर कंडक्ट होता है। एक तो आप देखिए ये एनसीईआरटी के द्वारा कंडक्ट होता है हायर जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में, और ये कंप्लीटली जो बेसिक न्यूमरेसी बेसिक मैथमेटिक्स उसको कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्कशन यही है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश किया जाए, उनका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो असेसमेंट है उसका जो सर्वे है वो भी कंडक्ट हो, कि सभी बोर्ड्स के अंदर जो इक्वल वे में जो मार्किंग है वो किया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि सभी बोर्ड्स के इक्वल वे में मार्किंग हो। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें डील करने का जरूरत है। 1 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपीयर करते हैं, और एजुकेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर है किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग में। डीएस कोठारी जो कमेटी बना था फर्स्ट हमारे एजुकेशन के रिगार्डिंग में इंडिपेंडेंस के बाद में, उस डीएस कोठारी कमेटी के द्वारा कहा गया था कि
फ्यूचर ऑफ ए कंट्री सेप इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में सेप होगा किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है। तो क्लासरूम के अंदर में हमको इस तरीके से साइंटिफिक जो सर्वेज हैं, ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको इस्टेब्लिश करने का जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एग्रीकल्चर के बारे में है, 2047 हमारा जो टारगेट है कि हम एज ए डेवलप्ड कंट्री के रूप से यहाँ पे इस्टेब्लिश हों। बट आप देखिए कि 2047 के अंदर हमारे जो 100 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे इंडिपेंडेंस के। तो ये टारगेट रखा गया है कि डेवलप्ड कंट्री के रूप से हमको अचीव करना है। बट आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में हमारा जो ग्रोस नेशनल इनकम है, जो ग्रोस नेशनल इनकम है वो 6 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज करे। ग्रोस नेशनल इनकम है जो इंक्रीज तो करे बट कितना टाइम्स इंक्रीज करे, 6 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज करे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म का जरूरत है 2047 के अंदर, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है। क्यों रिफॉर्म का जरूरत क्यों है स्टूडेंट्स? रिफॉर्म का जरूरत इस वजह से है क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो 46% के आसपास जो पॉपुलेशन है इसी सेक्टर के अंदर इंगेज है। 46% पॉपुलेशन इस सेक्टर के अंदर इंगेज है। सेकंड आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है वो आपको ओनली 18% कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। और अगर इस सेक्टर के अंदर ध्यान नहीं दिया गया, एक तो आपका हाफ पॉपुलेशन है वो इंगेज है इस सेक्टर के अंदर में, और आप देखिए कि ओनली 18% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के डेवलपमेंट के अंदर में, जीडीपी के अंदर 18% कंट्रीब्यूशन है। अगर इस सेक्टर के अंदर ध्यान नहीं दिया गया तो अराउंड 30% पॉपुलेशन है वो इंगेज रहेगा आने वाले समय के अंदर में, और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो सकता है। क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स है उनको चलाया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि माइक्रो इरिगेशन है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में माइक्रो इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। 2016 के ये समय स्टार्ट हुआ था। क्रॉप इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से है, क्रॉप इंश्योरेंस है एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से क्रॉप का जो लॉस है उसको मैनेज करना है। और आप देखिए कि इसका डिजिटल डाटा के रिगार्डिंग में भी कल हमने एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि क्रॉप इंश्योरेंस का जो डाटा है उसको किस तरीके से डिजिटलाइज किया जा सके। फिर हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले आप देखिए कि एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में फसल बीमा योजना, अगर कोई लॉस होता है उनका इंश्योरेंस यहाँ पे इंक्रीज किया गया है, इंश्योरेंस हो सके हमारी फसल्स का। फिर आप देखिए कि ई नाम का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, तो ई नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट किया गया जिससे कि हमारा जो मार्केट के अंदर में फार्मर को जो एक्सेसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, ये मेजरली जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए कि ई नाम के कॉन्सेप्ट के अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बेटर इनिशिएटिव्स हैं जिनको स्टार्ट किया गया जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेटर वे में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो एग्रीकल्चर के बेसिक आप हुए। आप देखिए कि इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो फाइनेंस वो अवेलेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल उनका सपोर्ट होना चाहिए। तो आपको एक पीएम किसान नाम का स्कीम है, पीएम जो किसान नाम का स्कीम है जिसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया गया है। पीएम किसान के अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सोइल हेल्थ कार्ड है जो बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसके इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में है। सोइल हेल्थ कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। 12 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ टर्सरी हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो टोटल 12 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सोइल हेल्थ कार्ड के द्वारा डील किए जाते हैं। 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में सोइल को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाना है, कितना वहाँ पे जो फर्टिलाइजर है उसको यूज करना है, एनपीके का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए। फिर आप देखिए कि 2023 के अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है, जो मोटा अनाज जो हुआ करता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप से हमने रिकॉग्नाइज किया। तो हमारी जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उनको बूस्ट किया जा सके, जिसमें बाजरा है, रागी है, बाजरा एंड रागी का जो आपको जो क्रॉप है, और भी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं अलग अलग एरियाज के अंदर में। फिर आप देखिए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बनाया गया है 1 लाख करोड़ का, जिससे कि एग्रीकल्चर को जो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो ग्रांट किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में, एग्रीकल्चर मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में।
क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था कि हमारे हर एक गांव का जो विलेज हेडक्वार्टर है, जो विलेज का जो हेडक्वार्टर है, जो पंचायत है, उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ में कनेक्ट करना है, जो कि आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ऑल वेदर रोड है, तो किसान अपना जो मार्केट के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी सेल कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे जो प्रॉपर्टी जो कार्ड्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्वामित्व स्कीम के थ्रू में। अब आपको स्वामित्व स्कीम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व स्कीम के अंदर काफी सारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया आप देखिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? ये आपका होमवर्क है। सर्वे ऑफ इंडिया को कब स्टेब्लिश किया गया, ये आपका होमवर्क है। क्या इसको 1767 जस्ट आफ्टर द 10 ईयर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि आपको 1757 में देखने के लिए मिलता है, उसके 10 ईयर बाद में क्या इसको सेटअप किया गया था? या हमारा जो आईएमडी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्या उससे पहले उसके बाद में कब इसको सेटअप किया गया? ये आप जरूर से रीड करना सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेजेंट समय में जो हमारे मैप्स को रिलीज किया जाता है वो भी आपको सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। तो स्वामित्व स्कीम है जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट किया जा सके, प्रॉपर्टी जो कार्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग में। बेसिकली स्वामित्व स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग में नहीं है। जो हैबिटेशन जो वहाँ पे घर बने हुए हैं वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। इनफॉर्मल आप देखिए कि डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इनफॉर्मल जो डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। गुजरात का एक ग्राउंड लेवल का जो स्टोरी है उसको किया गया है कि इनफॉर्मल डेप्थ के अंदर में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसके अंदर में इस साइकिल के अंदर जुड़ जाते हैं। बाद में आप देखिए कि उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। गुजरात पुलिस के द्वारा भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव चलाए गए हैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको काफ़ी हाई देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है वो हुआ करता है। अब आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आप देखिए कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, फिर लोगों के द्वारा क्यों अप्रोच नहीं किया जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोन की रिगार्डिंग में? एक तो आप देखिए कि लोगों को जानकारी ना होना, फाइनेंशियल जो सर्विस है उनका एक्सेसिबिलिटी ना होना। फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेसिबिलिटी एक रीजन है, फिर लोगों को बैंकिंग जो जो जानकारी है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल एजुकेशन ना होना। फिर बैंक के रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनके द्वारा अप्रोच किया जाता है तो कोलेटरल भी एक रीजन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का लैक्स एक्सेसिबिलिटी, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर में पीपल्स का जो कनेक्टिविटी है, मनी लेंडर्स से जो पैसा है उनके द्वारा उठाया जाएगा, इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक ट्रैप साइकिल है वो क्रिएट होता है जिसके अंदर आप देखिए कि लास्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो गुजरात के रिगार्डिंग में है, गुजरात पुलिस के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी चलाए गए हैं कि कैसे यहाँ पे डेप ट्रैप का जो साइकिल है उनसे लोगों को बाहर निकालना है। यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा इनफॉर्मल वे में काफ़ी सारा जो चार्ज किया गया है तो उसको किस तरीके से रोकना है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे एक जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट में एक न्यूज़ है वो सामने आया था। तो स्कूल्स के अंदर भी जो सेफ्टी है उसको किस तरीके से इंश्योर किया जा सके, सेंटर के द्वारा स्टेट से कहा गया है कि स्कूल के अंदर भी जो सेफ्टी है चिल्ड्रंस का उसको इंश्योर किया जाए, कोई भी उनकी रिगार्डिंग में जो प्रॉब्लम्स है वो ना क्रिएट हो, उनका जो चाइल्डहुड है किसी भी ट्रोमा से ना गुजरे, बल्कि उनका एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिले। एमजी नरेगा की रिगार्डिंग में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा कहा गया है कि उसको जो बजट अलोकेशन है वो नहीं किया गया। एमजी नरेगा का अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, एक तो आप देखिए कि आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है ये आपको एक मेन रीजन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में है, बट आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 10th के अंदर डिफरेंट नेम है, 12th के अंदर डिफरेंट वेरिएशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिफरेंट नेम है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट नाम आपको देखने के लिए मिलता है, वो एक रीजन है। उसके अंदर आपको टाइपिंग एरर है, जो कुछ ना कुछ एरर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो लेबर पर्सनल्स हैं उनके बायोमेट्रिक के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी आया था कि जो कंटिन्यूस वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं बायोमेट्रिक के अंदर भी डैमेज होता है उनका। तो
और यहाँ पे फंड एलोकेशन के बारे में, अपोजिशन के बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिकली आपको एमजी नरेगा के बारे में एक और जानकारी होना चाहिए कि नॉन स्किल का ये कॉन्सेप्ट है। नॉन स्किल का कॉन्सेप्ट आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं यहाँ पे ग्रांट किया जाता है तो आपको जो अलाउंस है वो भी दिया जाएगा, आपको कुछ पैसा है वो भी मिलेगा अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे प्रोमिस किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ, आप देखिए कि क्या पंचायती राज है या रूरल डेवलपमेंट है। एमजी नरेगा है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर में है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, 23 जो अगस्त का जो दिन है वो किस लिए सेलिब्रेट होता है स्टूडेंट्स? स्पेस डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। चंद्रयान 3 है वो हमारा पहुंचा था मून के वहां पे, तो स्पेस डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग में स्पेस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। स्पेस सेक्टर के द्वारा हमारा जो जीडीपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिला है। इसके अलावा आप देखिए कि स्पेस सेक्टर के अंदर में जो एफडीआई है उसको भी अलाउ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 100% एफडीआई है। प्राइवेट प्लेयर्स का जो रोल है वो भी इंक्रीज हुआ है इंडिया के स्पेस सेक्टर के अंदर में, कि प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा इंगेज किया गया हो, जो काफ़ी सारी प्राइवेट विंग है उनका कॉमर्शलाइजेशन किया जा सके टेक्नोलॉजी का यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, इसरो के द्वारा ही कहा गया है कि हाँ भी किसी भी कंट्री के साथ का, किसी भी कंट्री का जो स्पेस जो इंस्टीट्यूशन है उससे कोलोब्रेशन का कोई यहाँ पे अप्रोच है वो नहीं है, कोलोब्रेशन है वो नहीं किया जाएगा। अभी आप देखिए कि हाँ, आपको जब भी इसरो के बारे में हम रीड करते हैं तो हमारे जो फाउंडिंग पर्सनस हैं, होमी जहांगीर बाबा हों न्यूक्लियर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, विक्रम साराभाई हों, इन सभी के बारे में आपको जरूर से जानकारी होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, जिससे कि हमारे कंट्री का जो आप देखिए कि काफ़ी कुछ आपको स्पेस सेक्टर के अंदर अचीवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि आने वाले समय में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं स्पेस सेक्टर के अंदर में। 25 ईयर्स का जो स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर में है। आने वाले 25 साल के अंदर में क्या क्या कैरी करना है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि एयर इंडिया का एक फ्लाइट के अंदर में एक जो पायलट हैं वो ट्रेंड नहीं थे, कंप्लीटली उनको सर्टिफिकेशन नहीं था, उनके ऊपर फाइन किया गया है, एयर इंडिया के ऊपर फाइन किया गया है कि उनको ऑपरेट करवाया गया फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है। अब आपको इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में एक तो ये पता होना चाहिए, आप देखिए कि ऐसे कुछ केसेज हैं वो पिछले कुछ समय से सामने आए हैं। एक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? कनाडा, जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में। और आप देखिए कि कनाडा के अंदर ही आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये मॉन्ट्रियल के अंदर सिचुएटेड है इनका हेडक्वार्टर? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड की न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से है, एक तो आप देखिए कि ईरान के जो मिनिस्टर है उनका कुछ स्टेटमेंट है, यूरोपियन यूनियन से जो डायलॉग है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के वहाँ से है कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा अलायंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश के अंदर में आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो बेसिकली जो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। गुमती नाम का वो नदी है, त्रिपुरा से वो फ्लो किया करती है। त्रिपुरा के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो हैवी रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे बाल्कन रिवर के बारे में है, बाल्कन रिवर के बारे में डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि बोस्निया का जो रीजन है, बोस्निया का जो रीजन है, अब आप देखिए ये जो क्रोशिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, हजरगोविना है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अब कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। और फिर ये जो आप देखिए कि अडियार्टिक सी के साथ भी अपना एरिया शेयर करते हैं, अडियार्टिक सी के अदर पार्ट के अंदर इटली सिचुएटेड है। तो इन सब एरियाज के बारे में एक बार आप जरूर से देखना, वहाँ पे कुछ माइग्रेंट पर्सन है बोट के अंदर एक्सीडेंट होने की वजह से वो मिसिंग फेज के अंदर है प्रेजेंट समय में। बांग्लादेश का जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन के अंदर नहीं पार्टिसिपेट किए थे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनके लीडर्स के द्वारा कहा गया है, इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया है। एंटी इंडिया जो स्टैंड है वो आपको इनका देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि अब जो स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू इन्हीं के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया जा सकता है। यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बारे में है जो हम अभी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश के अंदर बीएनपी के द्वारा ये स्टेटमेंट था। बांग्लादेश इंडिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के वहाँ पे।
तो आप देखिए कि ये बांग्लादेश के रिगार्डिंग में था। कौन कौन से स्टेट्स एरिया शेयर करते हैं उसको भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।